हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपनी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की पूरी थियरी कंप्लीट कर ली थी। अब हम करते हैं एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो एनसीईआरटी के बेटा न्यूमेरिकल्स में कुछ 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे इम्पोर्टेंट है, आपको पूरी एनसीईआरटी नहीं लगानी होती है। तो मेनली क्या है बेटा, जैसे आप करोगे, जैसे आपके है मेनली, अगर मैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताऊं तो आप करोगे 5, 8, 9 और 10। ठीक है, 1, 2, 3, 4 जो है वो हमारे क्या थोड़े कंसेप्चुअल बेस है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल बेस है, और जो फर्स्ट 2 है वो भी हमारे नॉर्मल ही क्वेश्चन है, आप उन्हें कर लोगे। मेनली मॉलिक्यूलर मास निकालने, उनके लिए मैं आपकी प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। लास्ट जो चैप्टर किया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, उस चैप्टर में आपने उस तरह के बहुत क्वेश्चन करे थे। तो जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर सकते हो उसे, और अगर फिर भी आपके डाउट आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं दैट इज 5, 8, 9, तो आज हम वही करेंगे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। ठीक है, एनसीईआरटी भी इसकी बहुत छोटी है। तो आज अपने क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो बेटा, जो 5th क्वेश्चन है उसमें मैं लिखती नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको रीड करके बताती हूँ। तो क्या लिखा है, इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए गैस एडियाबेटिकली फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट बी। ठीक है, मेनली क्या हो रही है, एक स्टेट चेंज हो रही है गैस की ए स्टेट से बी स्टेट पे। अब वो एडियाबेटिकली है तो आपके दिमाग में ये बात अराइज हो जानी चाहिए कि वहां पे हीट का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। देयर इज अ नो हीट ट्रांसफर, नो हीट एक्सचेंज। ओके, तो मेनली ये चीज आप पहली लाइन से समझ गए। एन अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू 22.3 जूल इज डन बाय द सिस्टम। देखो बेटा, अब वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो अब इसमें क्या है, सॉरी, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम में मैंने आपको क्या बोला था, आप उसे लेंगे नेगेटिव। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो मेरा सिस्टम है वो क्या दिया गया है, गैस इन एडियाबेटिक सिस्टम। एंड द सेकेंड लाइन से आप क्या समझ रहे हैं, जो वर्क डन दिया गया है दैट इज -22.3 जूल। ओके, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, दैट्स व्हाई आई टेक इट नेगेटिव ऑन द सिस्टम। ओके, अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए, इसमें क्या दिया गया है, इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी। अगर वो गैस हमारी ए से बी स्टेट में ली जाती है विया अ प्रोसेस इन विच द नेट हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज 9.35 कैलोरी। ओके, तो मेनली हमारी जो हीट एब्सॉर्ब्ड है, ठीक है, जो मेरी हीट एब्सॉर्ब हो रही है वो टोटल कितनी है, 9.35 कैलोरी। हाउ मच इज द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लेटर केस। तो पहले केस में उन्होंने हमें क्या दिया बेटा, कि हमारी जो उससे क्या करेंगे, हमारा उन्होंने क्या दिया कि जो मेरी चेंज इन हीट है वो तो 0 है और वर्क डन दिया है। और दूसरे केस में उन्होंने मेरा क्या दिया, हीट दे दी है। ठीक है, उन्होंने मेरी हीट दे दी है और उन्होंने पूछा है वर्क डन। तो पहले केस से हम निकाल सकते हैं, वी नो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हाट इट सेज, दैट इज dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। अब देखो बेटा, ये मेरा दिया है 0, ये मेरा दिया है -22.3 जूल। तो यहाँ से मैं du, मेनली जो मेरी इंटरनल एनर्जी है सिस्टम में, उसे निकाल सकती हूँ। अब वो सेम जो इंटरनल एनर्जी है वो बाद में अगर हम हीट और वर्क चेंज करेंगे तो उससे हमारा, क्योंकि हमारी इंटरनल एनर्जी तो सेम लेगा ना वो, तो 0 इज इक्वल टू du माइनस 22.3 जूल। तो जो मेरी यहाँ से आ जाती है, मेरे du विल बी कम आउट 22.3 जूल, ये मेरी आ गई। अब लेटर केस में उन्होंने क्या बोला है कि जो मेरी नेट हीट एब्सॉर्ब्ड है वो हो जाती है 9.3 कैलोरी। तो मेनली जो मेरा सेकंड केस है उसमें जो मेरा dq है, जो चेंज आता है मेरी हीट में, जो मेरी हीट एब्सॉर्ब हो जाती है वो आती है 9.3 कैलोरी। अब कैलोरी में है बेटा, तो जूल में चेंज करने के लिए v मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 4.2 जूल, देन इट विल रिड्यूस टू 39.3 जूल, ये आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। एज वी नो हमें डेल्टा डब्ल्यू निकालना है इस केस में, dw। अब dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw होता है। अब तो dw विल बी dq माइनस du, it will be 39.3 joule minus 22.3 joule, then it will be reduced to 17.0 joule. ओके, तो समझ गए ना, आपके पहले केस में उन्होंने हमारी हीट दे दी थी, हीट एडियाबेटिक थी, कोई चेंज नहीं हो रहा था, सारी जो हीट थी, जो वर्क डन था वो मस्ट बी इक्वल्स टू हमारा इंटरनल एनर्जी की होना चाहिए, क्योंकि जो मेरा हीट जो एक्सचेंज है वो 0 है। दूसरे केस में उन्होंने क्या दिया कि हमारी हीट बता दी है नेट एब्सॉर्ब, तो मुझे निकालना है वर्क डन। अब मुझे पहले केस से पता लग गया है कि इंटरनल एनर्जी वो कितनी एब्सॉर्ब कर रहे हैं,
तो उसे सिंपली वैल्यू पुट करी और निकाल दिया। सेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम करेंगे 8th न्यूमेरिकल। अब 8th न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, जिसे 8th में गिवन है एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू ए सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वॉट। हीट सप्लाई जो करता है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल सकते हैं, हीट सप्लाइड, ठीक है, जो मेरा इलेक्ट्रिक हीटर है हीट सप्लाई करता है एक सिस्टम को एट द रेट ऑफ 100 वोल्ट। तो डेल्टा क्यू है जो मेरा हीट सप्लाई करने का वो, दैट इज 100 वोल्ट। मैं उसे जूल में चेंज करूंगी तो उसे 100 जूल पर सेकंड। एक सेकंड में वो रेट पूछा गया ना, तो रेट कितना 100 वोल्ट करता है, इट मीन्स 100 जूल एक सेकंड में वो सप्लाई करता है। अगली लाइन पढ़िए, इफ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट अ रेट ऑफ 78 जूल्स पर सेकंड। जो मेरे लिए जो वर्क डन है वो वर्क डन मुझे गिवन है ना, जो वर्क होता है वो किस में होता है, 78 जूल्स पर सेकंड। अब मुझसे पूछा गया है कि व्हाट द रेट ऑफ द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग। अब जो मेरी डेल्टा यू है वो किस रेट से इंक्रीज होगी। तो देखो बेटा, अब मुझे क्या है कि जो 75 दिया ना, ये 75 जूल पर सेकंड, तो मेनली जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो सिंपली हम फर्स्ट लॉ से लिख देंगे। Increase of internal energy will be delta U is equals to delta Q minus delta W. That is delta Q will be, अब मेरा डेल्टा U हमें निकालना है, डेल्टा Q है 100 माइनस 75 दैट इज 25 जूल पर सेकंड। जो मेरी इंटरनल एनर्जी है वो 25 जूल पर सेकंड के रेट से इंक्रीज होगी, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल न्यूमेरिकल है। अब देखो द 9th न्यूमेरिकल सेज, हमारा 9वां न्यूमेरिकल क्या कहता है, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन ओरिजिनल स्टेट टू एन इंटरमीडिएट स्टेट बाय अ लीनियर प्रोसेस शोन इन फिगर। उन्होंने कुछ हमारा ग्राफ दिया है कि जो मेरी हमारी क्या है कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ओरिजिनल स्टेट हमारी किसी इंटरमीडिएट स्टेट में चेंज होती है। द ग्राफ इज गिवन कुछ ऐसा, पहले वो ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, ठीक है, डी ई एफ गिवन है, ये पहले ऐसे जाता है फिर ऐसे फिर ऐसे, और जो ये वैल्यूज गिवन है बेटा, ये गिवन है भाई, ये V पे है VCC और इस पे हमारा P एटमॉस्फेरिक, ये 300 है, ये 600 है, और जो मेरे प्रेशर की वैल्यू है इस पे दैट इज 2 एटमॉस्फेरिक एंड एट दिस इट इज 5 एटमॉस्फेरिक। ओके, तो मुझे ये वैल्यू गिवन है। तो इसमें क्या पूछा गया, इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस्ड टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जो इसकी वॉल्यूम है वो इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाती है, दोबारा से घूम के D to E पे वो घटी, फिर दोबारा से उसने एक साइकिल ली और दोबारा से वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाती है। एंड E2F बाय एन आइसोबैरिक प्रोसेस। अब जो E2F है वो बाय एन E2F है जो बेटा वो आइसोबैरिक प्रोसेस है, इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन प्रेशर। ओके, कैलकुलेट दी, सॉरी आइसोबैरिक है तो देयर इज अ नो चेंज इन प्रेशर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम D to E to F। तो मेनली पूछा गया है पहले तो D to E में उसका वर्क डन कितना है जाने में, इस प्रोसेस में D to E में गया, फिर E to F में गया एंड देन F to D में, ठीक है। तो मेनली सिर्फ हमें इन्होंने पूछा है कि D to E एंड E to F, तो कैसे निकालेंगे इसे हम, जैसे मेनली हमारा चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर डीपी क्या है बेटा, ग्राफ से देखो कितना है 5 है और 2 है, तो चेंज इन प्रेशर कितना हुआ है P2 माइनस P1 दैट इज 3 एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक को हम किसमें न्यूटन पर मीटर में करते हैं, तो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेंज इन प्रेशर हो गया। चेंज इन वॉल्यूम कितना बेटा, वो 300 से 600 पे जा रही है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है 300 दैट इज 600 माइनस 300, तो चेंज इन 300 किसमें, वो पर सीसी में है, तो सीसी में गिवन है तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, क्योंकि ग्राफ में गिवन है तो आप ये यूनिट्स जरूर चेंज कीजिएगा। अब जो वर्क डन होता है ये एक ट्रायंगल के इक्वल है एरिया का, तो वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम D to E to F इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। जो मेनली इसका जो वर्क डन है वो ये हो जाएगा ना, जो वर्क डन होगा दिस विल बी दिस। अब ये तो इसके एरिया के इक्वल है DEF के। अब जो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका एरिया जो हो जाएगा, इसका जो वर्क डन हो जाएगा इट विल बी हाफ ऑफ DF मल्टीप्लाई बाय EF। तो हाफ ऑफ DF क्या है, जो मेरी डिस्टेंस है वो है बेटा
वो है 300 इंटू 10⁻⁻⁶ वॉल्यूम के इस पे, और दिस इज 3 इंटू 10⁵ पॉजिटिव है, तो इससे आप कट करेंगे, इट विल बी 150, और 150 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 450 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻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 सॉल्व करने में, D to E जाने में और E to F जाने में जो वर्क डन लगा है, इट विल बी 45 जूल। ठीक है, तो अब लास्ट न्यूमेरिकल है बेटा हमारा, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, इसमें कुछ अलग से नहीं पूछा जाता। तो लास्ट न्यूमेरिकल है, अ रेफ्रिजरेटर इज टू मेंटेन enables kept inside at 9 डिग्री सेल्सियस। एक रेफ्रिजरेटर पे जो टेम्परेचर रखा गया है बेटा, जैसे क्वेश्चन में है, अ रेफ्रिजरेटर is to maintain enables kept inside at 9 degree Celsius if room temperature is 36 degree Celsius. Calculate the coefficient of performance। ठीक है, तो मेनली जो रेफ्रिजरेटर है बेटा वो मेंटेन किया गया है। तो देखो मेनली इसमें क्या किया गया है कि जो मेरा रेफ्रिजरेटर है enables kept inside at 9 डिग्री सेल्सियस if the room temperature is 36 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले देखो जो मेरा रूम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, और जो मेरा ये है रेफ्रिजरेटर है उसका जो हमने टेम्परेचर रखा वो 9 डिग्री सेल्सियस है। तो मेनली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखो बेटा जो हमारा टेम्परेचर होता है उसे हम केल्विन में करेंगे डिग्री सेल्सियस से। तो T1 जो है मेरा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स 36 प्लस 273 केल्विन दैट इज 309 केल्विन। जो T2 है जो मेरा रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर है दैट इज 9 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या हो जाएगा 9 प्लस 273 केल्विन। अब वो क्या हो जाएगा बेटा 282 केल्विन। ओके, तो अब मुझे पता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज T2 अपॉन T1 माइनस T2। मेरे पास T2 की भी वैल्यू है, T1 की भी वैल्यू है, तो सिंपली वैल्यूज पुट करने और कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे मेनली इसलिए ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर हीट पंप का हमारा एक्सप्लेनेशन आ जाती है, एक्सप्रेशन पूछा जाता है, थियोरी पूछी जाती है, तो उस पे छोटा सा 1 मार्क में क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी 282 अपॉन 309 माइनस 282। तो आप इसे जब करेंगे 282 309 माइनस 282 विल बी 27, एंड इफ यू विल कट इट देन इट विल रिड्यूस टू 10.4। ठीक है, तो जो मेनली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर है दैट इज 10.4। ठीक है, तो आपके ऐसे नॉर्मल और सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। सिंपली जो थ्योरी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही जो आपका एक लेवल सेट हो गया है इमेजिनेशन का, उसे आप यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। तो इस चैप्टर की हमारा थ्योरी पार्ट प्लस हमारा न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल्स में बेटा ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स को करने का एक वे होता है कि सबसे पहले जो लाइन पढ़ी उसे गिवन में लिख लीजिए, दूसरी लाइन पढ़ी उसे भी साथ के साथ लिखिए और स्टेप बाय स्टेप करिए। ठीक है, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों हो गए हैं, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा रखिए। आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट में हम कुछ नया चैप्टर शुरू करेंगे और आप इसे प्रैक्टिस में रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।